हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है जिसमें आप लोगों ने हिस्ट्री को ऑप्शनल ले रखा है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस जीके के पोर्शन में हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया है, अंजीरा से, दमसादात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूछा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए हैं? 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था मेहरगढ़, जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लोह युग। कैथोलिक युग या इसको इंग्लिश में चिल्कोलिथिक एज कहा जाता है। हिंदी में ये कलकोलिथिक युग लिखा है, कलकोलिथिक, लेकिन इंग्लिश में इसको चिल्कोलिथिक युग कहा जाता है, एज कहा जाता है। और इसी को ताम्र पाषाण के नाम से, ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी इसी को कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को। क्यों? क्योंकि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे ही ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक युग या चिल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जिसे सिरोह, आज का सिरोह मध्य प्रदेश में जो स्थित है हथनौरा, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका एक बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है जो भारत में चित्रकारी के लिए जाना जाता है। पुराने काल से ही ये वो स्थान है जहाँ पर पेंटिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपको किसी न किसी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता होगा। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी सीडीपीओ हो, बिहार स्टेट पीसीएस हो, बिहार पुलिस हो या फिर बिहार टीआरई एग्जाम हो, तो बीपीएससी कभी भी नए क्वेश्चन नहीं बनाती है। हमेशा पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लेकर कई एग्जाम का मिक्स करके एक नया क्वेश्चन पेपर बना देती है। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमारे इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपके सामने 9 पाषाणिक स्थलों के नाम और 9 पाषाणिक स्थल दिए हुए हैं। पहला दिया है उत्तरनूर, चिरान, कुफ्फराल, पय्यमपल्ली। बोला है कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तनूर। उत्तनूर प्रेजेंट टाइम तेलंगाना में स्थित है। चिरान बिहार में स्थित एक जगह है। कुफ्फकराल कश्मीर में है और पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। उत्तनूर तेलंगाना, चिरान बिहार, कुफ्फकराल कश्मीर और पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाण युगीन स्थल और ताम्र पाषाण युगीन स्थलों की नदियां दिया है कि कौन सा स्थल किस नदी से संबंधित है। इसका सही जवाब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अहाड़ बनास नदी के किनारे स्थित है। अहाड़, कायथा ये काली सिंध नदी के किनारे, स्वालदा ये ताप्ती नदी, मालवा ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
आहाड़ बनास नदी, कायथा काली सिंध नदी, स्वालदा ये ताप्ती नदी और मालवा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैदो सभ्यता एवं संस्कृत से करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिंध सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आग ऐतिहासिक काल। पूछा है सिंध सभ्यता किस युग में पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन तथा कला के ज्ञान के आधार पर किया गया है। मतलब कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आग ऐतिहासिक काल और एक जो है वो ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ केवल औजारों और अस्थियों और जो पुरातात्विक विभाग द्वारा खनन के माध्यम से चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके द्वारा इसकी खोज की गई है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है। आग ऐतिहासिक काल में जिसमें सिंधु सभ्यता स्थित है, इसका जो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु सभ्यता ये आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला वस्तुकला, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहाँ पे जो नगर है जो बसाए गए हैं वो एक अभी जितने भी डेवलप्ड सिटी आप देख रहे हैं ये उस समय भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ करती थी। जितने भी नगर थे वो जितनी भी इमारतें थी वो पक्की ईंटों के बने होते थे। स्नानागार और अन्नागार यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ थी। ये बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित थे, पक्की ईंटों से निर्मित थे और जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया जो मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत ज़्यादा मतलब सभ्य सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के जो मकान थे वो व्यवस्थित थे, नालियाँ ढकी हुई पाई जाती थी। जितनी भी साक्ष्य मिले हैं नालियाँ ढकी हुई थी, स्नानागार अन्नागार सब कुछ मौजूद था। अगला क्वेश्चन है किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल, देसलपुर, सहगोरा, कोटदीजी। बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात में प्रेजेंट है। इसको बंदरगाह का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अब देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल ही हड़प्पा का एक बंदरगाह था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और प्रेजेंट टाइम गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं लोथल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। 2022 का क्वेश्चन है लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। गुजरात में जो मौजूद है वो लोथल है और ये उस समय का बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन इसी बंदरगाह को कहीं कहीं बंदरगाह ना लिखकर गोदीवाड़ा भी लिखा रहता है कि सबसे बड़ा गोदीवाड़ा कौन सा है, तो बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहते हैं। तो ये गुजरात का लोथल था जो अहमदाबाद के पास भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, हाथी, घोड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से ऑप्शन बी घोड़ा। घोड़ा के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बैल जो था, बैल और हाथी की जानकारी थी परंतु घोड़े की जानकारी इनको नहीं थी। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई सिक्के होते हैं जो सिक्के के रूप में यूज किया जाता था और ये मिट्टी की बनी होती थी। इसी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। बनवाली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है।
मतलब कि बनमाली और कालीबंगा दोनों ही इसके जवाब हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पूछा है कहाँ पर जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगा है कहाँ? कालीबंगा आज के किस शहर में, किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कालीबंगा आज के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें बनमाली की, तो बनमाली प्रेजेंट टाइम के हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका कमेंट सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। वही क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया, सेम क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कुछ सालों पहले वही क्वेश्चन 2020 में 66 बीपीएससी में पूछा गया, सेम उसी को उठा के बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। आर डी बनर्जी, ए के दीक्षित, ए एम वत्स, वी एस स्मिथ। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, वी एस स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। अगर आपको लाल ना दे के गेरुआ दिया होता तो वो ज़्यादा सही होता, क्योंकि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे गेरुआ रंग का यूज किया था। गेरुआ रंग लाल रंग से मिलता जुलता होता है, इसलिए लाल रंग भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? ऑप्शन आपके सामने दिया है 600, 700, 800, 900, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया गया है। 2018 का क्वेश्चन है। आईआईटी खड़गपुर ने एक शोध किया था जिसमें पता चला कि लगातार 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको वैदिक काल से देखने को मिलेंगे जो आपको बिहार में किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा, वैशाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी। राजगिरी प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, या फिर कहें मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। ये मगध की पहली राजधानी थी, ठीक है, जिसकी मगध वंश की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि मगध राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो मगध राजवंश की स्थापना अगर बात करें वेदों के अनुसार तो मगध की स्थापना जो वेदों के अनुसार बात करें तो बृहद्रथ वंश के द्वारा मगध का पहला शासक जो था वो बृहद्रथ था, और इसी ने मगध की पहली राजधानी राजगीर को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आईएमपी मार्क करिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और जो इसका 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम जो है ये किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि सोम जो है ये आर्यों का, यानी कि उस समय के जो आर्य थे उनका मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे मुंजवत चोटी से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर आप ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
जो हमारे भारत का नेशनल सेंटेंस है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है या फिर कौन से उपनिषद से लिया गया है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? इंद्र और उनके हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामकृत देवता। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको 97, 98 में और वही क्वेश्चन 95 में देखने को मिला था। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 97, 98 में, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दिया कि 9वां मंडल किसको समर्पित है। सही जवाब ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को 9वां मंडल ऋग्वेद का समर्पित है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था, मतलब कि गायत्री मंत्र की। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में देखने को मिलता है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यानी कि तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये माता गायत्री को समर्पित नहीं है। ध्यान देने ये वाली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है ये पूर्णतः सूर्य देव को समर्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय, जिसे सूत्र काल कहा जाता है, वर्णों को मतलब 4 वर्णों में लोग विभाजित हो गए, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। और इसी समय जो है वो अछूत की अवधारणा भी लोगों के जहन में आई थी, लोगों के दिमाग में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ में विषयों के विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरा स्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहा प्राप्त हुआ है। इसलिए लोहे के उपयोग में अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगस कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवता का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी यहाँ पे पूछा गया महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, लेकिन प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सेम क्वेश्चन, या फिर प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कह ले या फिर प्रथम उपदेश कह ले। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। मतलब आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्राप्त हुई थी। पहला दिया है जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और इनका जो निधन है, जो इनकी मृत्यु है, वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन जो है ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया? राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी। बौद्ध संगति टोटल 4 बार आयोजित हुई। अजातशत्रु के समय यह राजगिरी में आयोजित हुई, अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, कालाशोक के समय यह जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो चौथा था वो 78 BC में, 78 AC में, ये जो है AD में 78 AD में ये हुआ था कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में राजा जो थे कनिष्क के द्वारा आयोजित करवाया गया था। अजातशत्रु के समय राजगिरी में हुआ था।
अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। काला शोक के द्वारा कहाँ पर हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति काला शोक के द्वारा कहाँ पर आयोजित किया गया था। पहली जो है, ये पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के द्वारा राजगिरी, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, कि सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई। सही जवाब ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं किस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बस क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। बीपीएससी हमेशा यही करता है, पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज कर देता है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमारे इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई। अब देखिए वही क्वेश्चन किस तरह से 2018, 2020, 2019 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा राजगिरी या राजगीर के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ पे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो अभी हम लोगों ने बताया कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया 78 एडी, या फिर इसे कह दें आप प्रथम शताब्दी में, ठीक है। ये अंतिम बौद्ध संगति थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाई थी। तो हम सभी को पता है चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा आयोजित करवाई गई। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति करवाई, अजात शत्रु ने पहली करवाई और काला शोक ने दूसरी बौद्ध संगति करवाई थी। अशोक जो था इन्होंने पाटलिपुत्र में करवाया, अजात शत्रु ने राजगिरी या राजगीर में करवाया, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में करवाया, काला शोक ने कहाँ करवाया। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके नाम को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई। सही जवाब ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी और ये तीसरी बौद्ध संगति थी। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। वही सेम क्वेश्चन, बस अशोक के द्वारा ना पूछकर तीसरी पूछ लिया। तीसरी आयोजित किसने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी, पाटलिपुत्र में करवाई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।